हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले 8-9 दिनों से हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते आ रहे हैं और जैव विविधता से जुड़ा हुआ हमारा यह 9वां पार्ट है और इंडियन ज्योग्राफी की दृष्टि से यह वीडियो मोस्ट आईएमपी है। आप कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन आपके सिलेबस में यदि भारत की भूगोल है तो हमारे इस वीडियो से आपको निश्चित तौर ही मदद मिलेगी। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करें। प्राकृतिक वनस्पति व वन, इंग्लिश में बोले तो नेचुरल वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक वनस्पति यानी कि नेचुरल वेजिटेशंस की बात करें। प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय उस वनस्पति से है जो मानव व उसकी गतिविधियों से अप्रभावित रहती है। बहुत सारी वनस्पति मानव की गतिविधियों से अप्रभावित रहती है, उसे हम प्राकृतिक वनस्पति कह सकते हैं। और यह भारत के बृहद मैदानों तथा पश्चिमी यूरोप जैसे क्षेत्रों में जलवायुविक व मृदा संबंधी दशाओं में पूरी तरह अपना संतुलन बनाए रखती है, जिन पर मानव का वास हजारों वर्षों से है। दोस्तों, ऐसी वनस्पति जिन पर हजारों वर्षों से मानव वास कर रहा है लेकिन फिर भी यह वनस्पति पर कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ा है। और प्राकृतिक वनस्पति का उत्तम एग्जाम्पल वास्तव में सवाना का मैदान है। और यह सवाना क्या है दोस्तों? सवाना ऊंची ऊंची घास वाला एक मैदान है। तो यह प्राकृतिक वनस्पति का श्रेष्ठ उदाहरण वास्तव में यह सवाना का मैदान है। तो यहां से एक क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन के लिए सेट हो सकता है। कैसा क्वेश्चन? कि प्राकृतिक वनस्पति का उत्तम उदाहरण निम्न में से कौन सा है? प्राकृतिक वनस्पति का उत्तम उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो जो सवाना का मैदान है वो प्राकृतिक वनस्पति का उत्तम उदाहरण है। सही आंसर बनता है ऑप्शन बी। वनों की सामाजिक सार्थकता, यानी कि हमारे समाज के लिए वनस्पति क्यों महत्वपूर्ण है? कौन कौन से कार्यों में हम यह वनों की वनस्पति का उपयोग करते हैं? सोशल रिलेवेंस ऑफ फॉरेस्ट। तो प्राकृतिक वनस्पति मानवता को अनेकों प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ प्रदान करते हैं। क्या? जो यह प्राकृतिक वनस्पति है वो मानवता को अनेकों प्रकार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ प्रदान करते हैं। और यहाँ हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिरकार जंगल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। हमारी हर एक गतिविधि के साथ यह वनों की वनस्पति जुड़ी हुई है। चाहे दोस्तों कोई भी दवा बनानी है, औषधीय वनस्पतियां प्राप्त हम करते हैं। यहां पर देखो कि वनों से मानव को होने वाले विभिन्न लाभ, यहां पर ध्यान रखें क्योंकि आगे में जो क्वेश्चन पूछने वाला हूं वो काफी सोचने वाला है। वन हमें इमारती लकड़ी यानी कि टिम्बर, बांस यानी कि बैम्बू, डंडे यानी कि कैन्स, पत्ते, घास, तेल, रेसिन, गोंद यानी कि गम, सब्जियां, शेल्क, कत्था, चमड़े का सामान, रंग, शहद, मधुमक्खी का शहद यानी कि बी वैक्स, हाथी दांत, खाले, सींग, फर, फल, नट्स, जड़े तथा ट्यूबर प्रदान करते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं कि वन हमें कौन कौन सी चीजें प्रदान करते हैं। वन हमें इमारती लकड़ी, बांस, डंडे, पत्ते, घास, तेल, रेसिन, गोंद, सब्जियां, शेल्क, कत्था, चमड़े का सामान, रंग, शहद, मधुमक्खी का शहद, हाथी दांत, खाले, सींग, फर, फल, नट्स, जड़े तथा ट्यूबर प्रदान करते हैं। आखिर दोस्तों आगे भी हम बात करेंगे कि वनों से हमें और कौन कौन से लाभ होते हैं, वो हमें क्या क्या प्रदान करते हैं। तो वन घरेलू या पालतू जानवरों तथा पादपों, जीवों व सूक्ष्म जीवों की अनेकों प्रजातियों का वास प्रदान करते हैं। दोस्तों बहुत सारे जीव जंतुओं का निवास स्थान है यह जंगल यानी कि वन। वन घरेलू या पालतू जानवरों तथा पादपों, जीवों व सूक्ष्म जीवों की अनेकों प्रजातियों का वास प्रदान करते हैं, यानी कि रहने का एक महत्वपूर्ण स्थान है यह वन। और वन पर आधारित उद्योगों का कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। क्या? वन पर आधारित बहुत सारे उद्योग हैं और वन ऐसे उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध करवाते हैं। और वन औषधि निर्माण हेतु जड़ी बूटियां प्रदान करते हैं। आपने भी दोस्तों रामायण सीरियल देखी होगी। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं
तब राम उन्हें जड़ी बूटियां लेने के लिए भेजते हैं और हनुमान जी एक पर्वत उठाकर ले आते हैं और पर्वत पर बहुत सी वनस्पति होती है जो औषधीय वनस्पतियां होती है, जिनमें से जड़ी बूटी लाकर हनुमान जी राम को देते हैं और लक्ष्मण जी जिंदा हो जाते हैं। आपने भी यह सीरियल में एपिसोड देखा होगा। तो यह वन औषधि निर्माण हेतु जड़ी बूटियां प्रदान करते हैं, मतलब औषधीय वनस्पति प्रदान करते हैं। आंसर बताइए, वनों से मानव को कौन सा लाभ नहीं होता? क्वेश्चन सोचने वाला है कि वनों से मानव को कौन सा लाभ नहीं होता। चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं, सही। जड़ी बूटियां प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही। विभिन्न खनिज प्राप्त होते हैं। दोस्तों, खनिज जमीन में से निकाली जाती है, वनों में से नहीं। ओके। जीवों का वास प्रदान करते हैं जंगल, यानी कि वन। तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। वनों से मानव को कौन सा लाभ नहीं होता? कि वनों से खनिज प्राप्त नहीं होता इंसान को, इसलिए सही आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। आगे बात करें तो वन प्रत्यक्षतः और अप्रत्यक्षतः जलवायु तापमान, नमी, भूजल तालिकाओं, सूक्ष्म जलवायु को प्रभावित करते हैं। और यह कहा जाता है कि जितना अधिक क्षेत्र जंगल के अंतर्गत होगा उतनी ही अधिक मात्रा में नमी होगी, और जितना ही नमी वाला क्षेत्र होगा उतना ही अधिक क्षेत्र जंगल से युक्त होगा। यह पूरी जो चेन है, साइकिल है, वो एक बार फिर से देख लो कि वन प्रत्यक्षतः और अप्रत्यक्षतः जलवायु तापमान, नमी, भूजल तालिकाओं, सूक्ष्म जलवायु को प्रभावित करते हैं। और यह कहा जाता है कि जितना अधिक क्षेत्र जंगल के अंतर्गत होगा उतना ही अधिक मात्रा में नमी होगी, जितना ही नमी वाला क्षेत्र होगा उतना ही अधिक क्षेत्र जंगल से युक्त होगा। तो दोस्तों, मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा कि यदि आपका बर्थडे है, आपके माता पिता का बर्थडे है या आपके भाई बहन का बर्थडे है और आपके आसपास कोई खुली जगह है, वहां पर यदि पेड़ लगाया जा सकता है तो एक पेड़ जरूर लगाना। ओके। क्योंकि पूरी आयु में एक पेड़ लाखों रुपए का ऑक्सीजन प्रदान करता है। 10 से 20 लाख का ऑक्सीजन यदि हम किसी भी हॉस्पिटल में जाए और किसी भी व्यक्ति को ऑक्सीजन की जरूरत हो तो एक पेड़ लगाने से ऐसे 15 से 20 लाख का ऑक्सीजन हमें प्राप्त होता है। और यह एक पुण्य का काम है, आप जरूर कीजिए। ओके। मैंने भी एक पेड़ लगाया है, बरगद का पेड़। वन बाढ़ों को व मृदा अपरदन को रोकते हैं। वन का सबसे महत्वपूर्ण फायदा क्या है? यह बाढ़ को रोकने का काम करता है और मृदा अपरदन को भी रोकते हैं। यानी कि तेज बारिश की वजह से जो बाढ़ आती है तो जो हमारी अच्छी उर्वरक वाली भूमि होती है वो बंजर हो जाती है। यदि वन है तो मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। वन आवरण बायोटा, मृदा अपरदन यानी कि सॉइल इरोजन, भूमि का ह्रास यानी कि लैंड डिग्रेडेशन, वायु की गुणवत्ता व प्रदूषण तथा जल को प्रभावित करता है। वन वायु व जल को शुद्ध करने में सहायक होते हैं तथा मृदा प्रदूषण को कम करते हैं। एक बार फिर से देख लो कि वन बाढ़ को रोकने का काम करते हैं, मृदा अपरदन को भी रोकते हैं। वन आवरण बायोटा, मृदा अपरदन, भूमि का ह्रास, वायु की गुणवत्ता व प्रदूषण तथा जल को प्रभावित करता है। और वन वायु तथा जल को शुद्ध करने में सहायक होते हैं, क्योंकि वन होते हैं वो वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी वायु होती है उन्हें अपने पास लाकर वो हवा में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। इसी तरह वन वायु को शुद्ध करने का, हमारे एटमॉस्फेयर को क्लियर करने का काम करते हैं और जल को शुद्ध करने में भी सहायक होते हैं। वो कैसे? तो दोस्तों, यदि हम ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो ज्यादा बारिश होगी और ज्यादा बारिश होगी तो कई सारा पानी भूमि में चला जाएगा और यह भूमि में से निकलने वाला पानी भी शुद्ध होगा। मृदा प्रदूषण को भी कम करने में यह वन सहायक है, क्योंकि जो भी पत्ते गिरते हैं जमीन पर वो आखिरकार सड़ने के बाद उर्वरक में बदल जाते हैं और इसी तरह भूमि को अच्छी बनाने में भी यह वन हमारे लिए सहायक हो सकते हैं। आंसर बताइए। वनों से होने वाले लाभ या नुकसान के संदर्भ में एक कथन सही नहीं है। वनों से होने वाले लाभ या नुकसान के संदर्भ में एक कथन सही नहीं है। पढ़ते हैं। इमारती लकड़ी
प्रदान करते हैं? बिल्कुल सही, वन हमें इमारती लकड़ी प्रदान करते हैं। वनों के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा होती है, यह कथन गलत है। दोस्तों यहाँ लाभ नहीं बल्कि कोई और शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए कि वनों से होने वाले लाभ के संदर्भ में एक कथन सही नहीं है। तो कौन सा लाभ नहीं होता है कि वन के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है, यह कथन गलत है। बाकी सभी सही है। देखो, वन मृदा प्रदूषण को कम करते हैं, प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में भी वन सहायक होते हैं। तो 3 कथन सही है, एक कथन गलत है, और जो गलत है वो हमारा आंसर बन जाएगा। तो सही आंसर बनता है ऑप्शन बी। वन प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। वन पारिस्थितिकी की लोचशीलता यानी कि रेजिलियंस को बनाए रखते हैं तथा पर्यावरण व पारिस्थितिकी सततता को परिरक्षित करते हैं। क्या? यह वन प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। दूसरी बात कि वन पारिस्थितिकी लोचशीलता यानी कि रेजिलियंस को बनाए रखते हैं तथा पर्यावरण व पारिस्थितिकी सततता को परिरक्षित करते हैं। आगे दोस्तों, खाद्य व कृषि संगठन यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने दोस्तों एक रिपोर्ट में क्या कहा था? तो FAO के अनुसार भारत वन क्षेत्र के संदर्भ में शीर्ष 10 राष्ट्रों की श्रेणी में आता है। 2012 का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का एक सर्वेक्षण, और यह सर्वेक्षण के अनुसार भारत वन क्षेत्र के संदर्भ में शीर्ष 10 राष्ट्रों में आ जाता है। यानी कि विश्व में जो भी जैव विविधता है इनमें हमारा भारत देश 10 में शामिल हो जाता है। और भारत के अंतर्गत विश्व का 1.6% वन क्षेत्र आवृत है। हमारी पृथ्वी पर जो भी जंगल है इनमें से 1.6% वन हमारे भारत देश में है तथा प्रति व्यक्ति 0.06 हेक्टेयर वन भूमि है। तो हमें FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का यह सर्वेक्षण याद रख लेना चाहिए। क्या? कि भारत वन क्षेत्र के संदर्भ में शीर्ष 10 राष्ट्रों की श्रेणी में आता है, क्योंकि हमारे यहाँ वन में जो भी पशु पक्षी या वनस्पति पाई जाती है तो ऐसे जैव विविधता के मामले में विश्व के 10 राष्ट्रों में हमारा भारत देश शामिल है। और भारत के अंतर्गत विश्व का 1.6% वन क्षेत्र आवृत है तथा प्रति व्यक्ति 0.06 हेक्टेयर वन भूमि है। आंसर बताइए, निम्न में से किस संगठन के अनुसार भारत वन क्षेत्र के संदर्भ में शीर्ष 10 राष्ट्रों की श्रेणी में आता है? सही आंसर बनता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। सही आंसर ऑप्शन सी। आगे दोस्तों, तालिका में भारत का जीव जगत में विश्व में स्थान कौन सा है वो हम पढ़ेंगे। यहाँ 3 कॉलम दी गई है। पहली कॉलम में जीव जाति का नाम है, दूसरी कॉलम में जैविक जातियों की संख्या है, और तीसरी कॉलम में हमारा भारत देश विश्व में कौन से स्थान पर है वो हमें बताया गया है। तो पहली जीव जाति का नाम है जलथलीय, और यह जलथलीय जीव जाति हमारे भारत देश में कितनी है? यह जैविक जातियों की संख्या भारत देश में 182 है, और इस मामले में भारत विश्व में 15वें स्थान पर है। तो हमारे भारत देश में आवृत बीजी की संख्या 14,500 है, और विश्व में आवृत बीजी जैविक जातियों की संख्या के मामले में भारत देश 15 से 20। दोस्तों यह क्रम में से किसी एक स्थान पर हो सकता है। तीसरा दोस्तों है पक्षी। यह पक्षी जीव जाति हमारे भारत देश में कितनी है? 1200 पक्षी हमारे भारत देश में पाए जाते हैं, और यह पक्षियों की विविधता के मामले में भारत विश्व में 8वें स्थान पर है। तो स्तनधारी जीव जाति हमारे भारत देश में स्तनधारी जीव जाति पाई जाती है 350। यह जैविक जातियों की संख्या कितनी है? 350, और विश्व में हमारा भारत इस मामले में 8वें स्थान पर है। तो रेंगने वाले जो भी जीव है वो हमारे भारत देश में कितने हैं? रेंगने वाले जीव भारत देश में है 453। दोस्तों सांप हो या रेंगने वाले कोई और जीव, तो हमारे भारत देश में रेंगने वाले जीव है 453, और विश्व में यह रेंगने वाले जीव की विविधता के मामले में भारत विश्व में 5वें स्थान पर है। आंसर बताइए, पक्षी की विभिन्नता के मामले में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? पक्षी की विविधता के मामले में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है?
तो हमारा भारत देश 8वें स्थान पर है। सही आंसर है ऑप्शन डी। और मैंने आपको बताया था हमारे भारत देश में यह पक्षियों की विभिन्न कितनी जातियां 1200 है दोस्तों। देखो एक बार फिर से, पक्षी जैविक जातियों की संख्या भारत में कितनी है 1200, और विश्व में भारत का कौन सा स्थान है 8वां स्थान है। तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी। आगे बात करेंगे तालिका में भारत के प्राणी भौगोलिक यानी कि बायो जियोग्राफिक जोन्स की। क्या यह तालिका में हम भारत के प्राणी भौगोलिक प्रदेश की बात करेंगे तो इसे भी 3 कॉलम में वर्गीकृत किया गया है। प्राणी भौगोलिक प्रदेश, प्रदेशों की संख्या हमारे भारत देश में कितनी है और भारत के क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है। दोस्तों सबसे पहले भारतीय प्रायद्वीप की बात करें तो भारतीय प्रायद्वीप की संख्या हमारे भारत देश में कितनी है 5 है, और भारत के कुल क्षेत्रफल का 42% क्षेत्रफल भारतीय प्रायद्वीप के अंतर्गत आता है। दूसरी बात करें तो अर्ध मरुस्थल, अर्ध मरुस्थल की संख्या हमारे भारत देश में 2 है, और भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत यह अर्ध मरुस्थल के अंतर्गत आता है तो 16.6%, यानी कि हमारे भारत देश के कुल क्षेत्रफल में से 16.6% अर्ध मरुस्थल है। समझ में आया। तो गंगा का मैदान यानी कि गंगेटिक प्लेन, गंगा का मैदान भी दोस्तों 2 प्रदेशों में आता है, और गंगा का मैदान हमारे भारत देश के कुल क्षेत्रफल में से 10.8% कवर करता है। एक बार फिर से देख लो, हम इंडियन ज्योग्राफी को समझ रहे हैं कि तालिका में भारत के प्राणी भौगोलिक प्रदेश की बात कर रहे हैं। प्राणी भौगोलिक प्रदेश में भारतीय प्रायद्वीप, यह प्रदेशों की संख्या 5, हमारे भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत है 42% भारतीय प्रायद्वीप के अंतर्गत। अर्ध मरुस्थल प्रदेशों की संख्या 2, और हमारे भारत देश के कुल क्षेत्रफल में 16.6% अर्ध मरुस्थल है, और गंगा का मैदान जिसकी संख्या है 2 और भारत के कुल क्षेत्रफल में 10.8% है गंगा का मैदान। आंसर बताइए, गंगा का मैदान भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत कवर करता है। यहां आप मैप में देख सकते हैं, यह जो पूरा ब्राउन कलर में आप देख सकते हैं यह है गंगा का मैदान, और गंगा का मैदान भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.8% कवर करता है। सही आंसर बनता है ऑप्शन बी। और इसी तालिका को हम आगे देखें तो भौगोलिक प्रदेश में नाम है थार मरुस्थल का। यह थार मरुस्थल की संख्या हमारे भारत देश में 2, दोस्तों 2 विभिन्न भागों में है, इसीलिए यहां 2 लिखा गया है। और यह थार मरुस्थल भारत के कुल क्षेत्रफल में 6.6% योगदान देता है, यानी कि थार मरुस्थल हमारे भारत देश के कुल क्षेत्रफल में से 6.6% में फैला हुआ है। थार डेजर्ट की बात की। आगे बात करें हिमालय की, तो हिमालय को हमारे भारत देश में 4 विभिन्न भागों में बांटा गया है, और यह हिमालय भारत देश के कुल क्षेत्रफल में से 6.4% को कवर करता है। क्लियर। और हिमालय पार यानी कि ट्रांस हिमालय, यह ट्रांस हिमालय के प्रदेशों की संख्या 2, और हमारे भारत देश के कुल क्षेत्रफल में से 5.6% कवर करता है यह ट्रांस हिमालय। एक बार फिर से देख लो, थार मरुस्थल प्रदेशों की संख्या 2, भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत है 6.6, हिमालय प्रदेशों की संख्या 4, भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत है 6.4, हिमालय पार यानी कि ट्रांस हिमालय प्रदेशों की संख्या 2 और भारत के कुल क्षेत्रफल का 5.6% कवर करता है। आंसर बताइए, भारत हिमालय के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत कवर करता है। यहां भारत के मैप में देखिए, यह है हिमालय, और यह हिमालय भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत कवर करता है। यह 6.4 या 6.4% कवर करता है हमारा हिमालय। ये देखो, हिमालय 6.4% कवर करता है, थार मरुस्थल 6.6 और ट्रांस हिमालय 5.6। तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी 6.4। आगे बात करें तो उत्तरी पूर्वी भारत, उत्तरी पूर्वी भारत को 2 भागों में बांटा गया है, यानी कि यह प्रदेशों की संख्या है 2,
और यह उत्तरी पूर्वी यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया भारत के कुल क्षेत्रफल का 5.2% कवर करता है। और लास्ट में कोस्टल प्लेन यानी कि तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन की संख्या है भारत देश में 2 और यह भारत देश के कुल क्षेत्रफल का 2.5% कवर करता है। 2 ही इंफॉर्मेशन है, याद रख ली कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया प्रदेशों की संख्या 2, भारत के कुल क्षेत्रफल का 5.2% कवर करता है। तो तटीय मैदान यानी कि कोस्टल प्लेन प्रदेशों की संख्या 2 है और 2.5% क्षेत्रफल कवर करता है। आंसर बताइए, तटीय मैदान भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत कवर करता है? तो तटीय मैदान यहां आप देख सकते हैं, यह जो पूरा क्षेत्र है वो है तटीय मैदान। ओके, तो यह हमारे भारत देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत कवर करता है? 2.5% कवर करता है। आगे बात करें तो द्वीप समूह यानी कि आइसलैंड, प्रदेशों की संख्या है 2 और हमारे भारत देश के कुल क्षेत्रफल का 3% कवर करता है यह द्वीप समूह यानी कि आइसलैंड्स। और सागरीय तट यानी कि कोस्ट, सागरीय तट की संख्या है 2 और वो भी हमारे भारत देश का 2.5% क्षेत्रफल कवर करता है। द्वीप समूह प्रदेशों की संख्या 2, 3.0% कवर करता है और सागरीय तट की संख्या 2 वो भी 2.5% क्षेत्रफल कवर करता है। यहाँ वीडियो को खत्म करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी के बारे में जो महत्वपूर्ण बात थी, यह बायोडाइवर्सिटी की सीरीज आपको कैसी लग रही है? धीरे धीरे करके हम इंडियन ज्योग्राफी को पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में आप यह श्रेणी में लगातार जुड़े रहिए, हर एक वीडियो देखिए क्योंकि यह सभी एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट हेल्पफुल है। ओके, वीडियो को लाइक करने के बाद फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।